कैसे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में यार हम लोग करने वाले हैं तुम्हारा चैप्टर रेडियो एक्टिविटी। और ये चैप्टर भाई सबसे ज्यादा सरल चैप्टर है तुम्हारी क्लास 10th फिजिक्स का। आराम से 8 से 10 नंबर बचा लेते हो तुम लोग इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को मैं कह सकता हूं मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में निपटा रहे होंगे और तुमको हर एक चीज इस चैप्टर की बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो आई वांट यू ऑल कि एकदम एंड तक देखना। इफ यू आर स्टार्टिंग विथ मी विथ एनी सॉर्ट ऑफ चैप्टर इन फिजिक्स, प्लीज भाई एंड तक देखना। हमारा साथ ऐसा नहीं है कि हम बस घुसे वीडियो में, देखा 1 मिनट और फिर हमको ब्लैंक हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। तुमको हर एक चीज चमक जाएगी। भले ही ये एक इजी चैप्टर है, लेकिन याद रखना फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं हर एक चीज चमकाऊंगा। अच्छा, उससे भी पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हमने एक बहुत नेक्स्ट लेवल चीज तुम लोगों के लिए बना दी है। दिस इज एक्चुअली समथिंग, मैं कह सकता हूं आईसीएसई क्लास 10 के लिए इससे ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीज कुछ नहीं हो सकती। यू कैन जस्ट स्टार्ट योर कंप्लीट ईयर प्रिपरेशन एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 29 रुपीज। तुम हमारे साथ में सिर्फ 29 रुपए में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। अब इंडिया पढ़ेगा नाम ही बता देता है कि इस चीज का काम क्या है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऑफ योर आईसीएसई क्लास 10 यू कैन स्टार्ट विद अस। यहां पर हम तुमको लेक्चर नोट्स, डीपीपीज, टेस्ट, हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ रेगुलर बेसिस पे मेंटोरशिप देते हैं एंड वीकेंड्स पे तुम्हारे प्रणय भैया आके तुमसे बात करते हैं 1-on-1 लेवल पे। सो दिस इज एक्चुअली समथिंग के जो तुम बस इमेजिन ही कर सकते हो कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता था। हमने वो चीज बनाई है। एंड अगेन एक चीज और सुन लो मेरी, यहां पर से जो है ना, तुम अगर बस एक जो सबसे खतरनाक चीज है, तुमको हम एक प्रिपरेशन ट्रैकर देते हैं जहां पर अगर तुम बस एक डेट डाल दो कि भैया मैं इस डेट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं, इन जस्ट 35 डेज यू विल बी हैविंग अ प्लान जिसके अंदर तुम्हारे पूरे 10 सब्जेक्ट्स तुमको कैसे सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर कवर करने हैं विथ रिसोर्सेस तुम्हारे को मिल जाएंगे। मैं बता दूं, यू जस्ट हैव टू यूज द कूपन कोड CKOP टू गेट इनटू दिस। अदरवाइज प्राइसिंग 50 रुपए हो जाएगी, 20 रुपए कम कराने के लिए यू कैन जस्ट यूज द कूपन कोड CKOP। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि तुम्हारे को सिर्फ हम ऐसे ही नहीं पढ़ाने वाले, यहां पर जो ना हम तुमको अपने क्लैरिफाई नॉलेज ऐप और वेबसाइट पे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सो यू गाइस कैन जस्ट बी इनटू इट। मैं बता रहा हूं बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है, मजा आ जाएगा। सो प्लीज भाई इसमें आ जाना। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ में। फाइनली भैया आप तो बस बिल्कुल स्टार्ट हो जाते हो, रुकते ही नहीं हो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। यहां पर सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो ये ऐसे पढ़ा रहे होते हैं इस चैप्टर में जैसे हमने कभी पढ़ा भाई क्लास मैं कह सकता हूँ क्लास 7th में जो ना ये स्टार्ट हो जाती है चीजें। ठीक है, चलो खैर, स्टिल एटम। अब भैया एटम के बारे में वी नो दैट कि इसके अंदर देखो मेनली बात किस चीज की होने वाली है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। ठीक है, किसकी बात होने वाली है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। मतलब कि कौन कौन से, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन तीनों की जो ना मेनली बात होने वाली है। अब देखो मैं तुम्हें बस एक और चीज बताऊं कि बेसिकली यहां पर क्या हुआ ना, देखो यहां पर जैसे कि बात होती है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई, एटम के अंदर कुछ और भी चीजें होती है जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, और उसी चीज पे पूरा ये चैप्टर बना दिया, और कुछ नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में? बिकॉज दिस इज बेसिक्स ब्रो जी, मतलब दिस इज लिटरली बेसिक्स। ठीक है, सो नाउ टॉकिंग अबाउट इट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में हर कोई जानता है कि सेंटर में होता है एकदम, मेन वेट जो होता है ना एटम का वो उसके अंदर हो रहा होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, सो हमारा न्यूक्लियस क्या, मैं अगर तुमसे पूछूं किस तरीके से चार्ज होता है, तो तुम अभी यार बोल दोगे क्योंकि भैया न्यूट्रॉन्स हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो हमारा न्यूक्लियस फिर जो है समवेयर पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, एट इट सेंटर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिवॉल्विंग इन सम स्पेसिफिक स्टेशनरी शेल्स और ऑर्बिट्स। थोड़ा सा अगर तुम बिल्कुल ही, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम डम्ब हो, लेकिन मैं बस इतना सा बोलूंगा कि अगर तुमको इस चीज के बारे में तुम क्लियर नहीं हो तो तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारे प्रणय भी ऐसे पढ़ाएंगे जैसे कि तुमने जो ना आज तक पढ़ाई कभी करी नहीं है। ठीक है, मैं इस तरीके से पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो इफ आई जस्ट टॉक अबाउट इट, तो भैया अगर तुमको याद हो, ठीक है, अगर तुमको याद हो तो देखो एटम कुछ इस तरीके का होता है कि ये हो गई शेल, ये क्या चीज बना दी मैंने, ये बना दी मैंने एक शेल। ठीक है, ये हो गई क्या, एक शेल, और उसके बाद में ये हो गया मेरा न्यूक्लियस। इसके अंदर आ जाते हैं मेरे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, सो दिस इज माय न्यूक्लियस। ठीक है, एंड यू गाइस नो दैट कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो यहां पर जो है ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब भैया ये कहानी तो जो है हमको एकदम पूरी अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, वापस आते हैं बैक टू द टॉपिक। सो दीज शेल्स कैन अकोमोडेट एट द
मोस्ट टू 8 13 18 32 50 72 98 कुछ याद नहीं रखना है इसमें। देखो एक बात याद रखना, इफ यू आर एक्चुअली कॉलिंग दिस थिंग एज एन ऑर्बिट, ठीक है, इसको तुम क्या बोलते हो, ऑर्बिट बोलते हो, ठीक है। तो इसको ऑर्बिट बुलाने का एक वन ऑफ द रीजन ये होता है कि देखो जो फर्स्ट शेल होती है हमारी, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट शेल होती है उसमें तो याद रखना कि हाँ हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसके बाद में अगर तुम क्लास 10th में हो, ठीक है, तो मैं बोलूंगा यार देखो फालतू चीजों की जो ना फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन लेना छोड़ दो, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये पता नहीं कहां से कहां में जंप करा के ले गया, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये सॉरी भाई, ये शायद से गायब हो गया था, ओके नो प्रॉब्लम्स। तो यहां पर से सीन बस इतना सा है कि ये फालतू चीजों की टेंशन लेना छोड़ दो। फर्स्ट शेल में जो ना तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन उसके बाद में जो सेकंड शेल है, ठीक है, क्या है, जो सेकंड शेल है उसमें मोस्टली सेकंड से लेकर के कंटिन्यूइंग, मतलब कि हर एक आगे की शेल में जो ना मोस्टली वी ऑल सी दैट कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अभी के लिए बेसिक्स के साथ में चलना है, कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी अपने दिमाग में नहीं बना लेनी है कि हाँ ये भी होता है वो भी होता है, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है, ठीक है। उसके बाद में भैया द साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द रेडियस ऑफ द शेल, ठीक है, जो कि तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो चैप्टर 1 में, राइट, मैंने ही तुमको पढ़ाया है, उस पर बहुत तगड़ी तगड़ी ट्रिक्स भी सिखाई हैं, ठीक है। ऑफ इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर 10 इंटू लाइक -10 मीटर, मतलब समझ रहे हो, ये इधर पे ऐसा लिखने की कोशिश कर रहे हैं 10, ठीक है, इफ आई राइट इट इस तरीके से, ठीक है, 10 टू द पावर ऑफ लाइक -10 मीटर, ठीक है। उसके बाद में द इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। अब ये तो हर कोई जानता है कि भैया इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और उस पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है, -1.6, ठीक है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। एंड इट्स मास इज एस्टिमेटेड टू बी कितना, ये दोनों चीजों को याद रखना। देखो ये तो चार्ज हो गया, ठीक है, ये तो तुम्हारा चार्ज हो गया, लेकिन मास भी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई, याद रखना, क्योंकि आगे अभी पूरे क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम हो रहे होंगे, या फिर पूरे कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे ही फ्रेम हो रहे होंगे। उसका मास होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। अब तुम एक चीज सोच रहे होगे, ठीक है, कुछ बुड़बक बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही जो ना अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि भैया चार्ज तो इस पे नेगेटिव आ रहा है, मास नेगेटिव क्यों नहीं। अबे मेरे भाई क्यों सोच रहे हो उतना, अपने दिमाग को प्लीज इतना प्रयोग मत करो। मास कैसे नेगेटिव हो सकता है, अगर तुमने यहां माइनस रख दिया तो तुम्हारा जो एग्जामिनर होगा ना वो कॉपी में माइनस रख देगा और तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, तो ये बेवकूफी बिल्कुल भी मत करना। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, तो देखो द न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम हुज साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -15 मीटर टू 10 टू द पावर -14 मीटर कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मेन चीज है कि भाई साहब ऑर्डर भूलो, साइड में रखो, मेन थिंग इज कि भाई यहां पर जो ना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लाइक प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब ये तो भैया तुमने कौन सी मुझे नई बात बता दी, क्योंकि ये तो मैं हमेशा से जानता था कि मेरा जो नंबर ऑफ लाइक प्रोटॉन्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है एटॉमिक नंबर। अच्छा बच्चे बहुत सारे जो ना लेकर के ये समझ लगते हैं कि यहां पर से भैया जो हमारा जो ना बेसिकली जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो एटॉमिक नंबर है, लेकिन मेरे भाई आप जानते हो कि यहां पर से जो हमारा एक एटम होता है ना, वो एटम क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकली स्टेबल, ठीक है। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि जैसे बच्चे को कुछ आता ही ना हो, ठीक है, मैं उस तरीके से कवर करते चल रहा हूं, लेकिन फिर भी आधे घंटे में चैप्टर कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। हम जानते हैं कि एटम होता है इलेक्ट्रिकली लाइक स्टेबल, फॉर दैट हमारे जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमारे हो सकते हैं उनको इक्वल होना पड़ता है फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसके बराबर उन्हें होना पड़ता है, ठीक है। तो जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई तुम एटॉमिक नंबर को कुछ भी मान लो, लेकिन लिख के क्या होगे, दैट इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसके बाद में भैया देखो जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को अगर हम लोग मिला दें तो वो हो जाता है हमारा मास नंबर, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा मास नंबर। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, थ्रू Z, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू A, ठीक है, ये चीज को भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग जो ना आगे बढ़ते हैं तो सो यहां से यू गाइस नो अबाउट इट, ठीक है, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा ये चीज अपन ने जो ना लेकर के पढ़ी ली है, ओके आगे बढ़ेंगे अपन। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि भैया एटॉमिक मॉडल क्या होता है। अब ये जो एटॉमिक मॉडल से यहां से जो कहानी स्टार्ट हो रही है ना, मैंने तुमको बताया कि देखो अपन अभी तक जो ना 3 एक तरीके से जो ना लेकर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हुए आए हैं, विच इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब ये अलग ही कहानी बनाना चाह रहे हैं, ये जो ना यहाँ पर से अल्फा बीटा गामा डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वी नो दैट, एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अभी बताया, ठीक है, ये कोई बहुत एक्स्ट्रा चीज नहीं हुई, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एटॉमिक नंबर तुम जानते ही हो, मास नंबर तुम जानते ही हो, ठीक है। उसके बाद में स्टिल बेसिक्स ब्रोजी, मतलब बेसिक्स ही है भाई, स्लाइड खुद बोल रही थी, मैं ही अपने आप में ज्ञानी बाबा बन रहा था, खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर से रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करें, सो लाइक द सब्सटेंसेस व्हिच डिसइंटीग्रेट,
ठीक है, और डिके बाय द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। भैया अब आपने पहली बार नाम लिया, मतलब आपने अब पहली बार एक्चुअली नाम लिया कि मतलब जो भी चैप्टर ना, चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब आपने पहली बार नाम लिया रेडियो एक्टिव, मतलब कुछ तो ऐसा है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, जो तुम ये वर्ड सुन रहे हो ना रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन वन थिंग विच इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है भाई? ये बेस्ड है तुम्हारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पे, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं, सो द सब्सटेंसेस विच डिसइंटीग्रेट और डिके, ठीक है, डिके तुम समझ रहे हो, मतलब एज एन मेन आउटपुट नहीं बट एज अ साइड आउटपुट, और यू कैन जस्ट से दैट कि एज एन लाइक कहते हैं ना कि एक साइड बाय प्रोडक्ट बन गया, उस तरीके से बाय द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, बाय द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस, कुछ रेडिएशंस पास होती हैं, ठीक है। रेडिएशन समझते हो ना क्या होता है? रेज जो तुम देखते हो उनको एक तरीके से रेडिएशन समझ लो, जब वो कुछ एनर्जी अपने साथ रख रही होती हैं, फोटोन के अलावा भी उनके अंदर कोई पार्टिकल होता है, जब वो इमिट हो रही होती है, एमिशन उनका हो रहा होता है, तो उनको फिर रेज को, उन्हीं रेज को रेडिएशन बोलिया जाता है कि भाई ये रेज रेडिएट हो रही हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एग्जाम्पल के तौर पर यूरेनियम होता है, रेडियम होता है, पोलोनियम होता है, थोरियम होता है, एक्टिनियम होता है, ठीक है। द आइसोटोप्स ऑफ नियरली ऑल एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर हायर देन 82, ठीक है। कहानी क्या बोली गई? कहानी भैया हमसे, अरे यार ये तो बहुत दिक्कत वाली चीज हो गई है भाई, ये इसको मैं ऐसा लगा देता हूं, खैर चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी का भी Z जो है वो अगर 82 से बड़ा है तो इनके सारे के आइसोटोप्स, ठीक है, इन सारे के आइसोटोप्स जो होंगे वो बेसिकली कैसे हो रहे होंगे? वो हो रहे होंगे रेडियो एक्टिव। समझ रहे हो? वो कैसे हो रहे होंगे? रेडियो एक्टिव हो रहे होंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? वो कैसे हो रहे होंगे भैया? रेडियो एक्टिव हो रहे होंगे, ठीक है। गोइंग अहेड, पीछे आते हैं, ठीक है, गोइंग अहेड पीछे आते हैं, अगेन कॉमेडी, यस। सो देखो यहां पर से दीज आर कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इनको अपन लोग बोल रहे होते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी कैन नॉट बी ड्यू टू द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कुड इजीली बी अफेक्टेड बाय सच चेंजेस, इट शुड देयरफॉर बी द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अब तुमने एक बात जैसे ही यहां पर ये सुनी, तुम्हारा दिमाग हिला होगा थोड़ा सा कि इन्होंने क्या बोला कि देखो भाई हम जानते हैं कहानी कुछ ऐसी है, ठीक है, कहानी कुछ कैसी है? कहानी कुछ ऐसी है, ठीक है, कि जो हमारे पास में ये बात बोलना, देखो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब नाउ दे आर सेइंग देखो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल मिल रहा है वो डिके के थ्रू मिल रहा है, डिसइंटीग्रेट होकर के मिल रहा है, तो वो मेनली मिलेगा कहां से? न्यूक्लियस से। कहां से? न्यूक्लियस से, क्योंकि ये तो कहां पे है ना, ये ऑर्बिट में है भाई, ये तो रिवॉल्व कर रहे हैं, इनका कोई अता पता ठिकाना है नहीं, ये तो घूमते रहते हैं, तो ये तो कहां ही ढंग से काम कर पाएंगे। तो इन्होंने बस हमसे एक छोटी सी बात बोली कि यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे जो ना मेनली सारा काम चल रहा होगा, ठीक है। तो हमने भी बोला कि भाई हमारा क्या जा रहा है, जो तुमने बोला वो हमने माना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। सो यहां से दस रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना। आ गया समझ में? क्यों बोला जाता है न्यूक्लियर फिनोमेना? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर्ड है, वो सेंट्रिक है, वो एक जगह पर फिक्स्ड है, ठीक है, वो पाइवटेड है, और कुछ और भी टर्म्स बोलूं नहीं है जरूरत ना। तो यहां पर से क्या है ना कि वो उधर पे फिक्स्ड है, सो दैट्स व्हाई उसके थ्रू डिके होता है, नॉट लाइक कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनके थ्रू, ठीक है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशंस ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, ठीक है, रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई एटम्स ड्यूरिंग देयर डिके, ठीक है। तो इन्होंने फाइनली हमसे क्या बात बोली? इन्होंने थोड़ा सा सस्पेंस हटाया और इन्होंने हमसे एक छोटी सी बात बोली कि बॉस सीन इतना सा है कि यहां पर हमको क्या मिलेगा कि जब हमारा रेडियो एक्टिव डिके हो रहा होगा, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है, जब ये हमारा हो रहा होगा, किसका हो रहा होगा? एक एटम का हो रहा होगा, तो उसके अंदर से कुछ रेडिएशंस निकलेंगी। कौन कौन सी रेडिएशंस निकलेंगी? यहां पर से 3 रेडिएशन निकलेंगी। अल्फा, ये होता है अल्फा का सिंबल, ठीक है। उसके बाद में जो ना दूसरी निकलेंगी बीटा, ये होता है बीटा का सिंबल, ठीक है। उसके बाद में जो ना तीसरी जो है वो तुम्हारी निकलेगी कौन सी? तीसरी निकलेगी तुम्हारी गामा, ठीक है, इसको बोलते हैं गामा का सिंगल, सिंगल नहीं सिंबल, सिंगल, आई एम ओके। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो इफ यू ऑल जस्ट प्रोसीड, ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट थिंग, रेडियो एक्टिविटी एज एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। अब अपन फाइनली बात करेंगे कि भैया चलो ठीक है, जो भी बात अपन ने करी, लेकिन अब इसके बाद में फाइनली हो कैसे रहा है, रेडिएशंस निकल कैसे रही है, इमिट कैसे हो रही हैं। सो दोज विच टर्न टू द लेफ्ट, ठीक है,
अब याद रखना नोट्स के लिए बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नोट्स बनाऊंगा, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करेंगे, टेंशन नहीं लो। रात के कितने बजे ना दिखा दूं चलो तुम्हें। ओ फोन नहीं है गाइस, आई एम वेरी सॉरी बट स्टिल इट्स करंटली बीइंग 3:26 AM व्हेन आई एम शूटिंग दिस लेक्चर। ठीक है, जस्ट टेलिंग यू, नॉट गेनिंग सिंपैथी और समथिंग, भाई कुछ नहीं चाहिए, बस तुम पढ़ दो। ठीक है, मैं कभी भी लेक्चर शूट करूं। ठीक है, सो यहां पर से अब देखो, मैं अगर तुमको सबसे पहले तो बताऊं क्या क्या हमसे बोला जा रहा है, नोट्स भी बनवाएंगे अपन। Those which turn to the left as given by the Fleming's left hand rule must be positively charged and are called alpha particles। तो हमने क्या देखा यहां पर से कि देखो सबसे पहले तो आए अपने पास अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, इनके बारे में अगर थोड़े से नोट्स बनाए जाएं तो, क्योंकि 3 के लिए बनाने हैं तो सेक्शन अच्छे से बांट दिया भैया ना तुम्हारे। तो यहां पर से क्या है, सबसे पहले तो ये कैसे जो है ना ये डिफ्लेक्ट हुए थे, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, दूसरी चीज पॉजिटिवली चार्ज है, अभी तो लेफ्ट की तरफ गए थे। ठीक है, ये कहां को डिफ्लेक्ट हुए, लेफ्ट को, और हैं ये पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और ये होते हैं तुम्हारे अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद में दोस व्हिच टर्न टू द राइट मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज एंड आर कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स। द बीटा पार्टिकल्स आर डेविएटेड मोर देन द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अभी ये तो अभी अपन बात करेंगे कि कैसे डेविएशन वगैरह इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो ना अपन अभी बात कर लेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, तो यहां से अगर नाउ टॉकिंग अबाउट बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये कहां को डिफ्लेक्ट हुए थे भैया, ये डिफ्लेक्ट हुए थे हमारे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो है ना कैसे चार्ज होते हैं, ये होते हैं भैया नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये कैसे चार्ज होते हैं भैया, ये होते हैं भैया नेगेटिवली चार्ज। अरे सही से चल जाओ भैया, चलो ठीक है, हाँ ओके। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहां पर से देखो, अब देखो समझना कि यहां पर अगर हम लोग एरोस के बेसिस पे बात करें तो देखो डेविएशन यहां कितनी है। ठीक है, देखो नोट्स ऐसे एफिशिएंट बनते हैं गाइस, नोट्स बनाना भी सीख लो। तुमने जब नोट्स में लिखा तो तुमने डेविएशन में मान लो मार दिया एक एरो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर तुम जानते हो कि डेविएशन इनका ज्यादा था, तो डेविएशन कैसा हुआ, 2 एरो, ऐसे याद रख लो। अब भैया ये डेविएशन की कहानी क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इतनी सी बात बताऊं। देखो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, बीटा पार्टिकल्स की जहां बात हो रही है, इट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेट होता है कम, इजिली भग गया, दौड़ गया, समझ रहे हो। और अल्फा पार्टिकल आर बेस्ड ऑन दी प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स का वेट होता है ज्यादा, नहीं चल पाया उतना। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज कि पतला आदमी तेज भाग जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद में जो ना लेकर के अगर हम लोग आगे बढ़े, सो दोज विच पास अनडेविएटेड मस्ट बी अनचार्ज्ड। ठीक है, अब हमने बहुत सिंपल बात पढ़ी कि भाई साहब कहानी कुछ ऐसी है मेरे भाई कि कुछ तो ऐसे भी होंगे ना जो साले डेविएट हुए ही नहीं होंगे, है ना, कुछ तो ऐसे होंगे जो डेविएट ही नहीं हुए होंगे, वो हो जाते हैं तुम्हारे गामा पार्टिकल्स। ठीक है, कैसे हो जाते हैं वो, तुम्हारे हो जाते हैं गामा पार्टिकल्स। ठीक है, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट देम। ठीक है, टॉकिंग अबाउट देम, सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट डिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये हमारे जो है डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इन पे कोई चार्ज नहीं है तभी तो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, तो दे आर लाइक न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम लोग यहां पर से आए, सो देखो अब इनकी डेविएशन के स्टेट्स की तो क्या ही बात करनी, आर कॉल्ड गामा रेडिएशंस। गामा रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिमिलर टू लाइट एंड आर देयरफॉर नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके तो डेविएशन की क्या ही बात कर लें, बस इनको ऐसे रख लेना याद कि भैया ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हो गई स्पेशल प्रॉपर्टी। और ये स्पेशल प्रॉपर्टी है क्योंकि यहां पर ये दोनों कोरिलेटेड थे, तो हमने अपने नोट्स में यहां पर सिंपली डाल दिया कि भैया दिस इज द स्पेशल केस। ठीक है, ये क्या है, स्पेशल केस है। ठीक है, नोट्स भी बन गए साइड बाय साइड। आगे बढ़ते हैं, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि भैया अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं। ठीक है, थोड़ी सी स्केलिंग सही करनी पड़ेगी इसकी अपन को, अपन कर देंगे, 1 सेकंड लगेगा अपन को, एंड यस डन। ठीक है, सो ये हो गया अपना डन। ठीक है, चलो ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट इट, इसके बारे में अगर अपन लोग बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, सो नाउ द थिंग इज, अब समझना अच्छे तरीके से, सो द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज रफली 4 टाइम्स द मास ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, याद रखना अच्छे तरीके से कि इसका जो मास होता है, ठीक है, इसका जो मास होता है वो क्या होता है, 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, इस बात को एकदम अच्छे तरीके से गौर करके याद रखना। और ऐसा क्यों होता है, एंड इट्स चार्ज इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, अब ऐसा भी बोला जा रहा है कि इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ अ प्रोटॉन होता है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब तुम सोच रहे हो भैया ऐसा क्यों, रीजन तो दो यार,
ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब हम क्यों पढ़े ऐसे फिजिक्स? देखो आएंगे अपन, रीजंस पे भी आएंगे, टेंशन नहीं लो, पहले कुछ चीजें और समझो। एन अल्फा पार्टिकल स्ट्रांगली आयनाइजेस द गैस, चलो हटाओ ये सब बाद में बात करेंगे अपन, ठीक है। मेनली बात इतनी सी है कि ऐसा क्यों हो रहा था ये चार्ज वाला लफड़ा। जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये एक तरीके से पता क्या, ये ऐसे समझ लो कि ये कंपोज कर रहा है दो चीजों को इस तरीके से कि इसके अंदर, ये समझ लो कि इसके अंदर जो है दो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर इस बेसिस पे बात की जाए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास तो सेम होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो मैंने बोला इस पे मास कितना है, मास है इस पे 4 यूनिट, ठीक है। समझ रहे हो क्या है, 4 यूनिट, ठीक है। सिंपली बोल देते हैं कि इस पे मास भैया कितना है, 4 यूनिट, ठीक है। उसके बाद पे इस पे चार्ज कितना है, चार्ज है इस पे 2 यूनिट। गेटिंग दैट? कैसे, क्यों बोली आपने ये बात, कैसे बोल दी आपने ये बात? भैया दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, मास तो दोनों का सेम होता है, तो यूनिट के बेसिस पर 4 वो हो गई। और उसके बाद में चार्ज की बात करें तो चार्ज तो सिर्फ प्रोटॉन पे होता है ना मेरे लाल, तो बस 2 यूनिट, सिंपल। और तभी उसी वजह से जो ना इसका जो है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन था और 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन था। उसके बाद में एन अल्फा पार्टिकल स्ट्रांगली आयनाइजेस द गैस थ्रू विच इट पासेस, ठीक है। इसकी आयनाइजेशन पावर देखो, यहां पर मैं जो जो चीजें लिख रहा हूं ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी आयनाइजेशन पावर जो ना बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है। याद रखना अल्फा पार्टिकल की सबसे स्पेशल खासियत क्या है कि भाई साहब इसकी आयनाइजेशन पावर जो ना एकदम सबसे खतरनाक है, ठीक है। इसकी आयनाइजेशन पावर कैसी है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसकी भैया आयनाइजेशन पावर जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। उसके बाद में याद रखना द आयनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रफली 100 टाइम्स दैट ऑफ बीटा पार्टिकल एंड रफली लाइक 10 टू द पावर 4 टाइम्स दैट ऑफ गामा रेडिएशन। अब तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि मतलब आप बोल क्या रहे हो, पहले हमें ये बताओ। चलो आप बोल क्या रहे हो, पहले हमें ये बता दो। देखो मैंने बोला कि मान लो एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, द आयनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रफली 100 टाइम्स, ठीक है। मैंने बोला देखो कुछ नहीं करना है, सिंपली एक चीज के थ्रू अपन इसे समझ लेंगे कि मान लो, ठीक है, थीम यहां से चेंज करनी पड़ेगी, ओके यस। सो मैंने बोला मान लो आयनाइजेशन पावर के टर्म्स में बात कर रहे हो, और ये भैया प्लीज मेरे मालिक क्लियर हो जाना आप लोग, ठीक है। प्लीज आप लोग क्लियर हो जाना क्योंकि ये बहुत जरूरी है मालिक, ठीक है। तो मैंने बोला देखो सुनो समझना कि यहां पर से सीन क्या होता है कि अगर हम लोग पहले उल्टा लिखेंगे, पहली बात तो यहां उल्टा लिखो, गामा बीटा एंड देन उसके बाद में अल्फा, ठीक है। तीनों है। मैंने बोला मान लो गामा की आयनाइजेशन पावर क्या है, एक्स है, तो इसका 100 गुना कर दो तो बीटा की हो जाएगी 100x, इसका और 100 गुना कर दो तो 2 जीरो और बढ़ा देना, सिंपल, समझ गए? इस तरीके से रिलेशन है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये इसकी क्या है, 100 टाइम्स है, राइट। अगर देखा जाए तो ये इसकी 100 टाइम्स है, उसके बाद में जो है ये इसकी क्या है, 100 टाइम्स है, समझ गए? सिंपल है। बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है चीजें, बट व्हेन यू जस्ट ब्रेक देम इनटू अ डायग्राम और इन अ फ्लो चार्ट, सब सरल हो जाता है, लाइफ में सब सरल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो है यहां पर से जो है अगर हम आगे बढ़े, सो एन अल्फा पार्टिकल रैपिडली लूजेस इट्स एनर्जी एज इट मूव्स थ्रू अ मीडियम एंड देयरफॉर इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज क्वाइट स्मॉल। भैया आयनाइजेशन पावर की बात कर रहे थे, सेम स्लाइड पे चलो, पेनिट्रेशन पावर को भी निपटाई लो प्लीज, ठीक है। मैंने बोला चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेनिट्रेशन पावर विद अ पीला कलर। लिखा मैंने पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। क्या लिखा मैंने, मैं यहां पर मैंने लिखा पेनिट्रेशन पावर। मैंने बोला चलो बेटा यहां से, अभी वहां से लिखना स्टार्ट किया था, यहां से लिखना स्टार्ट करो, अल्फा, ठीक है, बीटा एंड नाउ गामा, ठीक है। लिख दिया, सिंपल है। अब मैंने बोला सिंपली एक काम और कर दो, चलो बेटा बहुत फुर्ती में, क्या करना है भैया, मैंने बोला कुछ नहीं करना है, देखो यहां लिख दो एक्स, ठीक है। भैया कलर क्यों चेंज कर रहे हो यार, अच्छा नहीं लगता है, ये सारी हरकतें बहुत ही अनप्रोफेशनल होती हैं। एक्स यहां पर तुमने लिख दिया 100x और यहां पर तुमने लिख दिया 10,000x, ठीक है। सो नाउ बेसिकली इफ आई आस्क यू कि आयनाइजेशन पावर लाइक किसकी सबसे ज्यादा थी, आयनाइजेशन पावर भैया सबसे ज्यादा थी हमारे अल्फा की, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी है, गामा की, ठीक है। आ रहा है समझ में? यहां पर से पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी है, गामा की। अच्छा टाइम्स के बेसिस पे भी तो बात करनी है, इधर से इधर का एरो खींचा 100 टाइम्स, उसके बाद में इधर से इधर का एरो खींचा तो यहां से 100 टाइम्स, सिंपल। पेनिट्रेशन पावर का पूरा कॉन्सेप्ट, बाकी सारे आगे के कॉन्सेप्ट्स लाइक तुम्हारा जो बीटा और गामा के बारे में पढ़ना उसके लिए भी क्लियर हो गए,
ठीक है, चलो उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो दे आर पॉजिटिवली चार्ज, सो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, दे causes fluorescence on striking of fluorescent material। ये तो देखो दो तीन जो पॉइंट है ना, इन्हें याद रख लेना। दे डिस्ट्रॉयड द लिविंग सेल्स एंड कॉज बायोलॉजिकल डैमेज। ठीक है, याद रखना कि ये लिविंग सेल्स को जो ना लेकर के डिस्ट्रॉय कर देते हो, बायोलॉजिकल डैमेज कॉज कर रहे होते हैं। ये पेनिट्रेशन पावर के हिसाब से तुम्हें याद रखना है कि किस लेवल पे ये पेनिट्रेट करते हैं, तो उस पे याद रखोगे कि ये जो है लिविंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बायोलॉजिकल डैमेज कॉज कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो खैर ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन को ही क्या है। उसके बाद में बीटा पार्टिकल्स, नाउ टॉकिंग अबाउट देम, बीटा पार्टिकल्स एंड कैथोड रेज। कैथोड रेज, कैटायंस, कैथोड रेज आर बोथ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दे डिफर इन देयर ओरिजिन। ठीक है, देखो बात किस किस की हुई है, बीटा पार्टिकल्स को रिलेट किया गया है विद कैथोड रेज। ठीक है, किनके साथ, कैथोड रेज के साथ, और इनके ओरिजिन के डिफरेंस की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, ओरिजिन के डिफरेंस की। जो हमारे बीटा पार्टिकल्स है ना, आर गिवन आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। इनको पता क्या करते हैं, ये मिल रहा होता है अपन को न्यूक्लियस के थ्रू। ठीक है, अभी तुम्हारा भेजा खुलेगा इसमें थोड़ा सा, ये थोड़ी सी कठिन चीज है लेकिन तुम्हारे प्रणवीय के लिए कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, व्हाइल द कैथोड रेज आर गिवन आउट फ्रॉम द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। और ये कहां से मिलते हैं, ये अपन को मिलते हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से। अब तुम सोच रहोगे हैं जी, अगर मान लो ये सेम रे में मूव कर रहे हैं, समझना, इफ दे आर वर्किंग पैरेलली, कैथोड रेज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से निकल रही है, तो मतलब बीटा तो नेगेटिवली चार्ज है समवेयर, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये न्यूक्लियस से कहां से निकल गया भाई, क्योंकि न्यूक्लियस में तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल है। मैं तो आज तक यही पढ़ते हुआ आ रहा था। अब मैं कहूंगा सुनो मेरी बात को, द स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज ऑफ द ऑर्डर इतना इतना फलाना फलाना ढिकाना ढिकाना, बट लेस देन 3 × 10⁻, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। बीटा पार्टिकल्स जो है, देखो सुनो, जो बीटा पार्टिकल्स हैं, तुम इधर पे ढंग से दे नहीं रखा है तो मैं तुम्हें बताता हूं बेसिकली है क्या सीन। बीटा पार्टिकल्स, दे आर बेसिकली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स विच आर देयर, जो नॉर्मली होते हैं, बट ये ऐसा होता है कि ये एकदम से न्यूक्लियस से गिवन आउट होते हैं। समझ रहे हो, ये न्यूक्लियस से निकलते हैं, इनका ओरिजिन न्यूक्लियस है। ठीक है, आ रहा है समझ में। अच्छा, बीटा पार्टिकल्स आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, देयर आयनाइजिंग पावर, अरे ये तो अपन ने पढ़ दिया, आयनाइजिंग पावर, देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज मोर देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, वी नो दैट राइट। उसके बाद में दे कॉज फ्लोरोसेंस, मैंने बोला था ना हर जगह पे जो ना लेकर के ये लिखा ही होगा। उसके बाद में दे प्रोड्यूसेस एक्स रेज व्हेन they are stopped by metals of high atomic number and high melting point such as tungsten। ठीक है, तो ये एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं, तो ये लाइन को भी याद रखना। उसके बाद में अगर भैया हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दी गामा पार्टिकल्स। भैया देखो ये डिफ्लेक्ट वगैरह नहीं हो रहा है, सो गामा पार्टिकल्स आर मोर लाइक कि भैया ये पार्टिकल ऐसे समझ लो कि ये नॉन विजिबल है, समझ रहे हो, तुम ज्यादा इन पर दिमाग लगाना नहीं, तुम इनके बारे में ऐसे सोचना कि हाँ कुछ तो है, कि एनर्जी का स्रोत है, स्रोत मतलब सोर्स है। ठीक है, आ रहा है समझ में, एक तरीके से एनर्जी सोर्स समझ लो। ठीक है, क्योंकि इनका एमिशन, अभी देखो अभी अपन एमिशंस पढ़ेंगे तो तुम बहुत सारी चीजों से क्लियर होगे, टेंशन नहीं लो। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज एक्स रेज एंड लाइट, बट दे डिफर फ्रॉम एक्स रेज एंड लाइट इन वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ के टर्म्स में, अब तुम जानते हो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, वो तुमने स्पेक्ट्रम चैप्टर में पढ़ा होगा, उधर से तुम क्लियर हो गए होगे। द स्पीड ऑफ गामा रेडिएशन इज द सेम एज दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, बीटा की थोड़ी कम थी, अल्फा की और कम थी। द आयनाइजिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशंस इज लो, इट इज इतना, लेकिन इनकी पेनिट्रेशन पावर भाई बहुत ज्यादा है। जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई थी, इनमें गामा रेडिएशन सी फैल गई थी, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी है कि ये बायोलॉजिकल डैमेज तो करते ही हैं, ये जेनेटिकल डैमेज भी कर देते हैं। ठीक है, हाँ जेनेटिकल बोला, मैं कुछ और बोल देता तो फिर बहुत लफड़ा हो जाता। ठीक है, टाइम्स दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, एंड ये जो ना लेकर के यार, ये तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया, ये आयनाइजेशन बराबर। ठीक है, देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज हाई। ठीक है, ये अपन जानते हैं, इट्स अबाउट 10⁴ टाइम्स ऑफ दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड इतना। अरे भैया ये कैसे ये अपन बता यार, इतना मैंने ग्राफ बना लिए, क्या सिखा रही हैं। लाइक एक्स रेज एंड लाइट, गामा रेडिएशंस आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बिकॉज दे आर नॉट चार्ज्ड पार्टिकल्स। इनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, दे कॉज फ्लोरोसेंस। ये तो भैया हर जगह लिखा ही है, तो इसको तो बस टिक मारेंगे। लाइक एक्स रेज, गामा रेडिएशंस आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड बाय द क्रिस्टल्स। ठीक है, डिफ्रेक्टेड बाय द क्रिस्टल्स, एंड उसके बाद में गामा रेडिएशंस आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, तो वहां पर ये जो ना लेकर के यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, आई होप सो ये चीज क्लियर है। उसके बाद में अगर हम नाउ टॉकिंग अबाउट द अल्फा एमिशन, देखो यार अल्फा पार्टिकल्स आर मोर लाइक प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इनका एमिशन कैसे हो रहा है, ये एटम से भैया बाहर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो, इफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस कंटेन्स मोर न्यूट्रॉन्स देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये सबसे पहले तो एक कंडीशन होती है। ठीक है, ये क्या होती है, कंडीशन होती है कि किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस में
अगर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से काफी ज्यादा हैं, ठीक है, तो तब जाकर के वहां पर से वो रेडियो एक्टिव हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 80 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है 130 है, सो देयर इज नॉट एन इक्वालिटी कि हाँ 80 82 हो रहा है, यहाँ पर 80 और 130 हो रहा है। सो यहाँ पर से 50 का एक तरीके से जो है ना लेकर के डिफरेंस आ गया, तो वहां पर तब जाकर के कोई भी एक एटम जो है ना लेकर के वो रेडियो एक्टिव मटेरियल हो सकता है एक तरीके से, और तब जाके उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा। सो देन इट मे emit 2 protons and 2 neutrons tightly bound together in a single particle known as an alpha particle. A stream of alpha particle is called alpha rays, ठीक है। सो यही अल्फा पार्टिकल्स जब कॉन्स्टेंटली निकलते जा रहे होते हैं तो इनकी जो एक प्रॉपरली एक स्ट्रीम बनती है, ठीक है। सो स्ट्रीम इज मोर लाइक कि भाई कुछ इस तरीके से बोल रहा हूं मैं कि हाँ ये अल्फा 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 ऐसे निकलते जा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं फिर अल्फा रेस, ठीक है। आ गया समझ में? चलो, तो अभी यहां पर से अगर हम इसका एमिशन समझे कि भैया क्या इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो मैंने बोल दिया कि एक मान लो हमारे पास में एटम था एक्स, जिसका जो ना लेकर के एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है। यहां पर से जब इसके अंदर से एमिशन होगा तो ऑब्वियसली भाई साहब इसकी जो ना लेकर के पूरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, क्योंकि प्रोटॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्स से क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर में देखो वहां पर से 2 प्रोटॉन्स घटे तो वो हो जाएगा Z-2, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया हमारा Z-2, और यहां पर से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A-4, ठीक है। और वेरेज यही चीज हमको क्या मिल जाएगी, अब तुम देख सकते हो यहां पर मैंने एक हीलियम का मॉलिक्यूल बना रखा है, बिकॉज यू गाइज नो दैट कि ये जो 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास नंबर होता है ये हीलियम का होता है, तो हमने एक वो पार्टिकल निकाल दिया हीलियम का जो कि हम एज एन अल्फा पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से ये हो गया तुम्हारा अल्फा का एमिशन। अब उसके बाद में नाउ लेट्स कम अप ऑन टू दी बीटा का एमिशन। सो यहां पर से इन एमिटिंग अ बीटा पार्टिकल द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स तो आई होप सो जानते हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइंड वे में न्यूक्लियॉन बोला जा रहा होता है, ठीक है। सो इन द न्यूक्लियस रिमेन्स द सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यहां पर होता क्या है, यहां पर जो मैं तुमको एक बोल रहा था ना कि एक थोड़ी सी अजीब चीज है, और वो ये है कि एक न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। सो बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिक्रीज्ड बाय 1 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से वो इमिट होकर के एक इलेक्ट्रॉन की तरह निकल जाएगा, सो एक प्रोटॉन का चार्ज बढ़ जाएगा, तो हम बोल देते हैं कि एक प्रोटॉन इंक्रीज हो गया। सो इन अदर वर्ड्स बाय द एमिशन ऑफ अ बीटा पार्टिकल द मास नंबर ए डज नॉट चेंज, ठीक है, वो तो चेंज हो नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि भाई साहब देखो अगर एक हमारा न्यूट्रॉन लाइक एक देखो, अब जो मास नंबर होता है, मास नंबर में क्या क्या होता है कि भाई साहब एक तो n होता है, एक प्लस p होता है। अब मान लो अगर मेरा n-1 हो गया और प्लस यहां से मेरा p+1 हो गया, तो ये तो मेरा जो ना मास नंबर ही रहेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। सो उस हिसाब से अगर हम बात करें, बट द एटॉमिक नंबर z इज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है, वो जरूर जो ना लेकर के तुम देख सकते हो प्रोटॉन के बेसिस पे ये जरूर जो ना लेकर के मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 1 हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेरा a है, ठीक है, ए जो है मेरा वो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। सो ए जेड एक्स ये हमारा एक लेकर के एक्स जो है ना लेकर के एटम हो गया, इसमें से जब हम लोगों ने एमिट कराया सो वाई तुम देख सकते हो A-4 हो गया, Z-2, ये गलत है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर से मैंने जो ना लेकर के सही लिख रखा है। सो यहां पर से अगर तुम इसको नोटिस करोगे, देखो ए जेड एक्स है, ठीक है। अब यहां पर से y जो है, यहां पर मेरा z+1 हो जाएगा और a तो a कॉमन ही रहेगा, ठीक है, उतना ही रहेगा। लेकिन मेरे को मिला क्या, एक बीटा पार्टिकल मिला जो कि -1 मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन वाली एक तरीके से जो ना कॉन्फ़िगरेशन को होल्ड कर रहा था, ठीक है। अब उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गामा एमिशन। सो देखो यार, गामा एमिशन में क्या होती है ना, गामा रेज होती है, दीज आर इन द पार्टिकल्स, ये ऐसा नहीं है, ये एक तरीके से जो ना लेकर के हाई एनर्जी होती है, ठीक है, क्या होती है, ये एक हाई एनर्जी होती है, ठीक है। सो जब हमारा कोई भी एक एटम, एक रेडियो एक्टिव एटम जो ना लेकर के, लेट्स सपोज जो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो एक एक्साइटेड स्टेट में है और वो कोई भी अल्फा या बीटा कोई भी एमिशन में जाता है, तो उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली जो है गामा एमिशन हो जाता है। सो इन द लाइक द गामा रेज टेक नो मास एंड नो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस, नो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर लॉस्ट एंड हेंस द न्यूक्लियस डज नॉट डिके इनटू अ डिफरेंट न्यूक्लियस। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज देयर इज नो चेंज इन द मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर z। यहां पर सिंपली क्या होता है, यहां पर जो ना लेकर के मान लो ये तुम देख रहे हो, ये वाला जो यहां पर लोगो बना रखा है, ये एक्साइटेड स्टेट का जो एक यहां पर से लोगो बना रखा है, ठीक है। अब इसमें तुम देख सकते हो AZX, मान लो हमारा लेट्स सपोज क्या हुआ कि यहां पर से हमको ये AZX ही मिल गया और ये हमारे को मिल गई बेसिकली क्या, गामा रेडिएशंस, ठीक है। सो दीज गामा रेडिएशंस बेसिकली आर व्हाट, कि यहां पर से ये कोई भी अल्फा या फिर कोई बीटा पार्टिकल के एमिशन में जो है लेकर के साइमल्टेनियसली निकल सकती हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये साइमल्टेनियसली इनके साथ में निकल जाएंगी, इतनी सिंपल सी बात है। अब इसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि भैया यूजेस क्या क्या होते हैं रेडियो एक्टिविटी के।
अब सबसे पहले तो मेडिकल यूजेस। सो डिसीजेस सच एज ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया वो होता है कि मतलब जैसे कि हाथ पे कट लग गया तो खून बहता ही जा रहा है, रुकता नहीं है। एंड कैंसर आर क्योर्ड बाय द रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन फ्रॉम कोबाल्ट 60, याद रखना CO60, ठीक है, आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर बाय लाइक किलिंग द सेल्स इन द मेलिगेंट ट्यूमर ऑफ द पेशेंट। सो जो मेलिगेंट ट्यूमर होता है उसके अंदर जो ना लेकर के जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको हम किसके थ्रू मारते हैं, CO60 के थ्रू, ठीक है। तो उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल का ही इस्तेमाल हो रहा है। अब उसके बाद में द सॉल्ट्स ऑफ वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप सच एज रेडियो सोडियम क्लोराइड, रेडियो आयरन एंड रेडियो आयोडीन आर फॉर डायग्नोसिस, सच लाइक सच आइसोटोप्स आर कॉल्ड ट्रेसर्स, ठीक है। तो अब ये ट्रेसर वर्ड तो हम अभी सुनोगे, आगे भी सुनोगे कि ट्रेसर्स क्या होता है, ये कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जा रहे होते हैं, और ये भी रेडियो एक्टिव सॉल्ट्स के थ्रू, जो बहुत ही वीक रेडियो एक्टिव सॉल्ट्स होते हैं उनके थ्रू ही बन रहे होते हैं। अब उसके बाद में साइंटिफिक यूज क्या भी है, अल्फा पार्टिकल्स emitted from the radioisotopes are used as projectiles for nuclear reactions. So the scattering of alpha particles from the nucleus helps in estimating the size of the nucleus and in understanding the nature of nuclear forces, ठीक है। तो ये उस चीज में यूज हो रहा होता है। उसके बाद में the radioactive tracers are used in the agricultural science, ठीक है, to study the growth of plants। तो उसमें भी ये यूज होता है with respect to the chemical like manure used। तो हम किस तरीके के फर्टिलाइजर्स और उसके बाद में या फिर हम जो भी मैन्योर्स वगैरह डाल रहे हैं उसमें क्या उसका जो ना रिलेशन बैठ रहा है और किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में इंडस्ट्रियल यूज में आ जाओ। सो रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर्स, उसके अंदर ये यूज होता है। देन उसके बाद में रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स इन फैक्ट्रीज टू अवॉइड द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन मूविंग पार्ट्स ड्यू टू फ्रिक्शन। तो उसमें भी ये यूज हो रहा होता है। अब इसके बाद में ये हम आगे बढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्मफुल, हेमफुल नहीं होगा, ये होगा हार्मफुल, ठीक है। सो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो समझना अच्छे तरीके से that radioactive fallout from nuclear plants and other sources पहली बात तो ये बहुत ज्यादा लाइक खतरनाक होता है, और उसके बाद में डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, ये भी बहुत ज्यादा लाइक खतरनाक होता है, क्योंकि ये करने के लिए क्या है ना कि यार ह्यूमन कांटेक्ट बहुत पास में पहुंच जाता है, मतलब ह्यूमंस जो है उस चीज के बहुत पास में कांटेक्ट में पहुंच जाते हैं। सो दैट्स वेरी हार्मफुल, ठीक है। सो यहाँ पर हम करते क्या है, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके के हो सकते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म हो सकता है कि मतलब कि बेसिकली जो ना जैसे कि डायरिया हो गया या फिर सोर थ्रोट हो गया, लॉस ऑफ एयर हो गया। एक लॉन्ग टर्म पे हो सकता है जैसे कि ल्यूकेमिया वगैरह। और तीसरा जो है ना लेकर के यहाँ पर लिखा नहीं है तो मैं बता दूं कि वो तुम्हारा जो है जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को भी, मतलब मान लो अभी इस पीढ़ी में किसी को जो ना लेकर के अगर वो एक्सपोज हो जाते हैं, लेट सपोज हमारे किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो ना वो वाली प्रॉब्लम चलती जाती है, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में भी हुई थी। अब उसके बाद में ये सेफ्टी रूल्स फॉर हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, कैसे इनको यूज करते हैं। सो पर्सोनल शुड पुट ऑन स्पेशल लीड लाइंड एप्रॉन्स एंड लीड ग्लोव्स। अब यहाँ पर एक बात समझना कि जहां पर ये चीज यूज हो रही है ना लीड, क्योंकि लीड को वो पास नहीं कर पाता है, उसके थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, सो दैट्स व्हाई दे यूज लीड हर जगह पे, वेदर इट इज ग्लव्स, वेदर इट इज बेसिकली देयर एप्रॉन, या फिर जो ना लेकर के टोंग्स भी। अभी तुम ये भी चीज देखोगे दैट दे शुड हैंडल रेडियोएक्टिव मटेरियल विद लॉन्ग लीड टोंग्स, मतलब कि ऐसा बहुत लंबा लीड का जो ना लेकर के टोंग होना चाहिए जिसका हैंडल ही काफी दूर हो, तो उनका कॉन्टेक्ट बहुत दूर रहा है उस चीज से। उसके बाद में आगे बढ़े। सो भैया न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। सो यहां पर से अगर तुम देखो हमारे पास में आइसोटोप्स हैं तुम्हारे किसके, हाइड्रोजन के। तुम जानते हो 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है। सो यहां पर से अगर हम इसकी बात करें तो तुम देख सकते हो एक ड्यूटेरियम ये रहा, एक ड्यूटेरियम ये रहा। इन दोनों को जब हम लोग जो ना मिला देते हैं, सो वी सी दैट कि हमारे को एक हीलियम का आइसोटोप मिलता है प्लस एक न्यूट्रॉन मिलता है, प्लस हमारे को 3.3 MEV, मतलब समझ रहे हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। सेम यहां पर से अगर अब तुम देखोगे न्यूक्लियर एक और रिएक्शन जो है, यहां पर से हीलियम आइसोटोप है हमारे पास में। अब इसको अगर हम तोड़ देते हैं, ठीक है, एक हमारे पास ड्यूटेरियम है तो हमारे पास मिला हीलियम, वापस से एक प्रोटॉन मिल गया, देन उसके बाद में 18.3 MEV। यहां पर से ये 2 रिएक्शंस हो जाती है फिजन एंड फ्यूजन रिस्पेक्टिवली। अब इनके बारे में अगर हम आगे समझे तो देखो जो न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन होती है, ठीक है, सो भैया इसमें क्या होता है अच्छे तरीके से देखना, दैट अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 nearly equal light fragments when bombarded with neutrons, ठीक है। तो यहां पर से टूट रहे हैं वो, ठीक है, whereas 2 light nuclei combine to form a few heavy nucleus at very high temperature and high pressure, ठीक है। सो वो कंबाइन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है उनका, वो मिल रहे हैं, ठीक है, यहां पर टूट रहे हैं, पॉसिबल एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, whereas ये जो है ना लेकर के ये कुछ ज्यादा ही हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है, जैसे कि मान लो 10⁻7 केल्विन एंड अ वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। ये क्या करते हैं, नियरली 190 MeV ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन वन फिशन रिएक्शन, लेकिन यहां पर से क्या होता है कि तुम देख सकते हो नियरली 24.7 MeV ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन वन फ्यूजन रिएक्शन। देन उसके बाद में लेकर के यहां पर फॉर सेम मास द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन फिजन इज मच लोअर देन द एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन। बट यहां पर क्या होता है, फॉर सेम मास द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फ्यूजन इज वे हायर
मतलब जो भी रिएक्टेंट यूज हो रहा है उससे काफी ज्यादा होती है रिएक्शन में, ठीक है। सो इसी के साथ में दिस मार्क्स द एंड टू दिस चैप्टर। आई होप सो तुमको पूरा रेडियो एक्टिविटी चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये काफी ज्यादा एक शॉर्ट चैप्टर है और इसका काफी अच्छा खासा वेटेज है तुम्हारे बोर्ड्स में। सो आई होप सो दिस चैप्टर इज क्लियर। अब हमारा एक चैप्टर बचता है सिर्फ तो सिर्फ, एंड दैट इज कैलोरीमेट्री, एंड एज सून एज दिस लेक्चर हिट्स 500 लाइक्स हम उसको भी ले आएंगे। सो अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सी के ओपी।